नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। फेस्टिवल सीज़न के बाद फिर अपने स्टार्ट करते हैं, एक रिफ्रेश वे से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अमेरिकन भूगोलवेता। अमेरिकन भूगोलवेता जो मॉडर्न अमेरिकन जोग्राफर हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। इससे पहले ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जर्मन जोग्राफर्स हैं, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले जैसे हम हमेशा टेबुलेटेड लिस्ट बनाते हैं, तो उसी प्रकार से आज पहले लिस्ट को देखेंगे, फिर इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपने जोग्राफर जो हैं वो है मार्क जेफरसन। बस्ती भूगोल में इनका योगदान है, मानव भूगोलवेता है ये सभी। और सेंटर प्लेस शब्द का प्रयोग किया था, क्रिस्टोलर की सेंटर प्लेस थ्योरी है और शब्द है मार्क जेफरसन का। इन्होंने प्राइमेट सिटी रूल भी दिया था 1939 में। नेक्स्ट है एलेन चर्चिल सैम्पल, महिला भूगोलवेता है ये और नियतिवादी भूगोलवेता है। 1863 से 1932 इनका समय है। नेक्स्ट है ईसा बोमेन। ईसा बोमेन 1878 से 1950, ये जेफरसन के शिष्य थे, तो हमें ये भी ध्यान रखना है ये जेफरसन के शिष्य थे। और डेविस के साथ भी इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट है एलिसवर्थ हटिंगटन। हटिंगटन जलवायु नियतिवादी है, 1846 से 1876 से 1947 है, ये 76 है, करेक्ट करना है इसको, 76 से 1947। नेक्स्ट है एच बैरोज। इन्होंने मानव भूगोलवेता थे ये, और मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताया था। एच बैरोज ने मानव पारिस्थितिकी बताया था। तो आज की क्लास में हम इतने ही पढ़ पाएंगे लगभग। और नेक्स्ट इस टेबल में है पेरी ब्रिंघम, मानव भूगोलवेता है ये। नेक्स्ट है ग्रिफिथ टेलर, 1880 से 1963, जनजातियों पर भी इनका वर्क है, और जो ह्यूमन रेसेस का क्लासिफिकेशन है वो भी इन्होंने दिया था। कार्ल ओ सावर बर्कले संप्रदाय से हैं ये, कल्चरल जोग्राफर हैं ये। रिचर्ड हार्टशॉन, एरियल डिफ्रेंशिएशन पे इनका काफ़ी वर्क है, रिचर्ड हार्टशॉन का, 1899 से 1992। एरियल डिफ्रेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना को इन्होंने बहुत फेमस किया था, उस पर बहुत वर्क है, इसको भी आगे स्टडी करेंगे। डरबेंट विटलसी, इन्होंने भी जो सीक्वेंट ऑक्यूपेंस है उसकी संकल्पना दी थी। नेक्स्ट है जे.के. जिफ, और इनका रैंक साइज रूल नियम है, इनको पढ़ेंगे। निकोलस जॉन स्पाइकमन मैन रिमलैंड थ्योरी है। एडवर्ड विलियम सोजा और डेनियल बेल, दोनों ही पोस्ट मॉडर्न जो सोसाइटी है उनसे रिलेटेड है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, उत्तर आधुनिक समाज, सूचनात्मक समाज कह सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। पीछे भी एक कंसेप्ट आया था इसका हमने पढ़ा था। और मैनुअल कैस्टल भी आएंगे आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है विल्बर जेलिंस्की। जेलिंस्की जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल से संबंधित है, 1921 से 2013 इनका वर्क है। और एफ.के. कुर्ट शेफर, जो अपवादवाद की धारणा है, क्षेत्रीय विभेदन का विरोध करके इन्होंने अपवादवाद की जो धारणा है वो दी थी, और अपवादी भूगोल की नींव डाली थी कांट ने, और उसको बढ़ावा दिया था या उसको हवा दी थी कांट इन्होंने, कुर्ट शेफर ने, एफ.के. शेफर ने। वॉल्टर इजार्ड, स्थानिक स्पाशियल जो थ्योरी है वो है इनकी स्थानिक अवस्थिति सिद्धांत है, और इनका कमर्शियल ज्योग्राफी में इनका योगदान है। टी हैगरस्टैंड, समय भूगोल पर इनका काम है, समय और स्थान की जोड़ी अविच्छिन्न है, इनका स्टेटमेंट है, 1916 से 2004 इनका वर्क है। और मैनुअल कैस्टल भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सिटी, इन सब में इनका योगदान है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्क जेफरसन को। मार्क जेफरसन अग्रणी मानव भूगोलवेता है ये, 1863 से 1949 इनका समय है, और मानव भूगोलवेता है। बस्ती भूगोल में इनका योगदान है, नगरीय भूगोल में इनका योगदान है, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफी, AAG शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, AAG, इसके ये प्रेसिडेंट बने थे 1916 में। और ईजा बोमेन इनके शिष्यों में है, ईजा बोमेन प्रमुख है। चार्ल्स सी कोल्बी, जिन्होंने CBD शब्द दिया था, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसको फिर पढ़ेंगे नगरीय भूगोल में। A.E. परकिंसन, D.H. डेविस, R.R. प्लाट और G.J. मिलर, ये इनके शिष्य थे। प्रमुख जो शिष्य थे उनका यहाँ पर हमने लिया है। नेक्स्ट इनका योगदान देखते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं मार्क जेफरसन का। अमेरिका में मानव मूलक भूगोल, मैन ओरिएंटेड ज्योग्राफी का ये प्रारंभिक संस्थापक था। इससे पहले जो अमेरिकन भूगोल होते थे वो लगभग नीतिवादी थे, तो इन्होंने मैन ओरिएंटेड भूगोल की स्थापना करी अमेरिका में। केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किया, और 1939 में प्राइमेट सिटी, प्राथमिक शहर संकल्पना का प्रतिपादन किया। प्राथमिक शहर संकल्पना का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा शहर है उसकी जनसंख्या जो 2 नंबर पे जो उससे छोटा जो शहर है उसकी डबल से भी ज़्यादा हो। सबसे बड़े शहर की जनसंख्या उससे छोटे शहर की जनसंख्या से 2 गुणों से भी ज़्यादा हो, तो ये प्राइमेट सिटी रूल है।
नेक्स्ट है, इसको फिर डिटेल में पढ़ लेंगे। आगे इनका देखते हैं कंट्रीब्यूशन। उत्तरी अमेरिका में रेल से पहुंच सकने वाले स्थानों को रेल से सभ्य बनाने की संकल्पना का प्रतिपादन किया। जो नगरीय भूगोल है उसमें इनका योगदान है। रेल से सभ्य बनाने की संकल्पना, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो मार्क जेफरसन का इसमें योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं एलन चर्चिल सैंपुल। एलन चर्चिल सैंपुल जो है वो नृतात्विक भूगोलवेता है, मानव भूगोलवेता है, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफी जो AAG है उसकी ये भी प्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी थी। और इनका कार्य क्षेत्र है वो मानव भूगोल में है। इनकी इमेज शो हो रही है स्क्रीन पर, एलन चर्चिल सैंपुल। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है द ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, ये भी है, और इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी भी है। तो इनका वर्क देखते हैं आगे। एलन चर्चिल सैंपुल जो है उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स और इनका वर्क देखते हैं। इन्होंने पर्यावरणीय नीतिवादी थी ये, और रेटजेल की शिष्या थी। 1891 से 1905 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने शोध कार्य किए। 1897 में USA में क्लार्क विश्वविद्यालय में भूगोल की प्रोफेसर बनी, तो क्लार्क विश्वविद्यालय में भी ये प्रोफेसर रही। पर्यावरणीय नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी, तो ये पर्यावरणीय नीतिवादी थी। पर्यावरण की जो मानव है उस पर बहुत इम्पोर्टेंट मानती थी, ये पर्यावरण को महत्व देती थी, प्रकृति को महत्व देती थी। इनके बहुत सारे स्टेटमेंट देखेंगे जिनसे जो नीतिवाद की झलक है वो साफ साफ दिखाई देती हैं। पहले इनकी बुक्स देखते हैं। तो इनकी बुक्स हैं अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, 1903 में आई थी ये, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, भौगोलिक वातावरण है, उसका मानव पर क्या प्रभाव रहता है, वो आई थी 1911 में। नेक्स्ट इनकी बुक है द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक कंडीशन, 1922 में आई थी ये। तो 1122 और फिर एक बुक आएगी 33 में, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। 31 में है ये, 33 31 में। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक कंडीशन, और ये दोनों ऐसे सेम सी है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट और ये है ज्योग्राफिक कंडीशन। तो 1911 और इसके ठीक 11 साल बाद 1922 में आई दूसरी बुक। नेक्स्ट है एनिशिएंट मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, 1928 में आई। और नेक्स्ट बुक है 1931 में द ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन। तो जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसका इन्होंने एक बुक लिखी। नेक्स्ट इनका योगदान देखते हैं। ये USA में पर्यावरणीय नीतिवाद की जन्मदाता, और इनके स्टेटमेंट बहुत फेमस हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, कि मानव धरातल की उपज है। ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में लगभग आ जाता है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने क्या कहा कि पहाड़ों पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उन्होंने प्रकृति को लोहे के पैर दिए ताकि वो ढालों पर चढ़ सके। तो बेसिक हम ये जानते हैं कि जो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके अधिवास हैं वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो उन पे क्या एक आदत डेवलप हो जाती है उनकी, वो आराम से पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, तो वो अपने वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। तो इन्होंने ये प्रकृति की महत्ता को सिद्ध करते हुए बताया कि प्रकृति ने पहले से ही उनको लोहे के पैर दे दिए ताकि वो ढालों पर चढ़ सके, और तट पर जो रहते हैं उनको प्रकृति ने मजबूत भुजाएं दिए ताकि वो वहाँ से तैर सके। तो बेसिकली हमें पता है कि जहाँ हम जिस वातावरण में रहेंगे तो उसके हिसाब से मनुष्य खुद को अनुकूलन कर लेता है और उसमें पूरी तरह से ढल जाता है। और इनका क्या कहना है कि मानव भूगोल जो है उसके बारे में इनका स्टेटमेंट है कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल की डेफिनेशन देते हुए इन्होंने कहा है कि जो अस्थायी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो है उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं, नदियों के जो मुहाने वो बदलते रहते हैं, पर्वतों में भी अनाच्छादन प्रक्रम के द्वारा उनमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो क्या है कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव जो है वो उसमें लगातार अपने दिमाग से उसमें परिवर्तन किए जा रहा है, तो चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है मानव भूगोल। इसी तरह चर्चिल सैंपुल अमेरिका में वातावरणीय नीतिवाद की अग्रणी विद्वान थे। तो वातावरणीय नीतिवाद, इसके बाद जलवायु नीतिवाद भी आएगा, तो ये वातावरणीय नीतिवाद की पक्षधर थी। नेक्स्ट देखते हैं एलन चर्चिल सैंपुल के बाद ईसा बोमेन जो है ये जेफरसन के शिष्य थे, हमने देखा था। ईसा बोमेन 1878 से 1950, 1878 से 1950 इनका समय है। ये महत्वपूर्ण अमेरिकन मानव भूगोलवेता हैं। देखते हैं, अमेरिकन ज्योग्राफर है। इनका अध्ययन क्षेत्र जो है वो है एंडीज पर्वत,
पेरू, बोलीविया और चिली। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, पेरू, बोलीविया और चिली में इन्होंने अध्ययन कार्य किए और मार्क जेफरसन के ये शिष्य थे। 1902 से 1903 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डेविस के निर्देशन में इन्होंने कार्य किए। 1913 में दक्षिण अमेरिका की यात्राएं की और एंडीज पर्वत के धरातलीय स्वरूप का अध्ययन किया। तो फिजिकल ज्योग्राफर थे पहले तो ये। इनके बुक्स देखते हैं। द एंडीज ऑफ सदर्न पेरू, न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1921 और द पायोनियर फ्लाइंग, ये इंपॉर्टेंट है, द पायोनियर फ्लाइंग 1931 और डेजर्ट ट्रेल ऑफ अटाकामा, अटाकामा के पदचिन्ह। अटाकामा जो मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में ही है, तो अटाकामा मरुस्थल के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, तो उस पर बेस्ड है डेजर्ट ट्रेल ऑफ अटाकामा। और द पायोनियर फ्लाइंग है या फ्रिंज भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो सीमा और सीमांत फ्रंटियर जो क्षेत्र होता है उसके बारे में ये इनकी बुक है। नेक्स्ट इनका योगदान देखते हैं। ये अमेरिकन संभववादी विचारक थे, नियतिवाद के जस्ट अपोजिट ये संभववादी थे। तो डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन संभववादी नहीं है, तो ईसा बोमेन जो है वो संभववादी विचारक थे। तो आप एक ऐसी लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें नियतिवादी और संभववादी की अलग अलग लिस्ट, 2 लिस्ट बना लें ताकि आपको याद रहे कि ये नियतिवादी हैं, ये संभववादी हैं। तो याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इट, इनका क्या स्टेटमेंट है कि प्राकृतिक वातावरण मानव समाज के स्वरूप को निश्चित नहीं करता, बल्कि मनुष्य को नवीन प्राकृतिक तथ्य ज्ञात होते रहते हैं और पुराने तथ्यों को नया महत्व मिलता जाता है, जिन कारणों से प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन लाता है। कि मनुष्य जो है वो समय के साथ क्या करता है, नए कारकों की खोज करता है और उसके अनुसार क्या करता है, उनमें बदलाव लाता रहता है, पर्यावरण में अपने बदलाव लाता रहता है। तो कुछ भी जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी पृथ्वी है, ये तो सैंपुल ने भी बोल दिया था। तो जो मनुष्य है उसको नए तथ्य ज्ञात होते रहते हैं और जो पुराने तथ्य हैं उनमें ही वो कुछ ऐड करके उनको नया महत्वपूर्ण विषय बनाता रहता है और प्राकृतिक स्वरूप में अपने निरंतर बदलाव लाता है। ये ईसा बोमेन का स्टेटमेंट है। ईसा बोमेन की इमेज देख लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं एलिसवर्थ हटिंगटन। हटिंगटन महत्वपूर्ण जलवायु नियतिवादी विचारक हैं ये। इनका समय है 1876 से 1876 है, यहाँ पर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 18 ईसा बोमेन के बाद हमने देखा हटिंगटन को। 1876 से 1947 है ये, तो 76 कर लेना आप इसको करेक्ट करके, 76 है ये। यह अमेरिका का मानव भूगोल होता है और पर्यावरणीय नीतिवाद में इनका फील्ड है। आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये भी इनका क्षेत्र रहा है। ईसा बोमेन की इमेज शो हो रही है स्क्रीन पर, तो इमेज के थ्रू भी आप याद रख सकते हो, तो ये जल्दी से याद होती है। इनकी बुक्स और इनका फील्ड देख रहे हैं। भूविज्ञानी थे ये, जलवायु विज्ञानी थे, भूविज्ञानी और जलवायु विज्ञानी थे ये। 1901 में डेविस के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है, डेविस के साथ भी इन्होंने वर्क किया हुआ है। और 1907 में येल विश्वविद्यालय में भूविज्ञानी पद पर ये नियुक्त हुए थे। और उत्तरी अफ्रीकी जो क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र जो भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र है, तो उसमें इन्होंने काम किया। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना आप कि डेविस के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, भूविज्ञानी थे ये। बुक्स देखते हैं इनकी। द पल्स ऑफ एशिया, एशिया का स्पंदन, पल्स ऑफ एशिया इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1907 में आई थी ये। और सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सभ्यता एवं जलवायु 1915 में आई थी, जस्ट 8 ईयर्स बाद इसके। वर्ल्ड पावर एंड इवोल्यूशन 1919 में। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1940 में आई थी। इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ब्लांस की भी पढ़ी है हमने, तो आप उसको भूल मत जाना। ब्लांस की भी बुक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या सीधे ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ सकता है। तो 1940 में है ये, डायरेक्ट दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, तो आप टेंशन मत लेना, इसको याद रखना, 1940 में है ये। लेख है इसका द ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, लेख भी है। कई बार बुक्स तो याद हो जाती है, लेख अपने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो याद नहीं रहता है, कई बार देखेंगे तो इसको याद रह जाएगा। 1943 में आया है द ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। योगदान देखते हैं इनका। ये जलवायु नीतिवादी थे, ये हमने बहुत डायरेक्ट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं अपने उसमें डायरेक्ट या मैच द कॉलम में आ सकता है। जलवायु नीतिवादी, पर्यावरणीय नीतिवादी, तो पर्यावरणीय नीतिवादी में सैंपल आ जाएगी और जलवायु नीतिवादी में हटिंगटन आएंगे। तो
तो इन्होंने मानव और प्रकृति की व्याख्या में प्रकृति को सर्वोपरि बताया। ये हमने पहले भी देख लिया था कि जो नियतिवादी विचारधारा है उसमें प्रकृति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि जो जलवायु तत्व है उसको इन्होंने अधिक महत्व दिया, तभी इनको जलवायु नीतिवादी बोल रहे हैं हम। और मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव की विशद व्याख्या की इन्होंने, और बताया कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है वो शीतोष्ण जलवायु में रहती है। तो पहले जो भी नियतिवादी विचारधारा थी उसमें क्या है कि जलवायु को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, और लगभग जो भी नियतिवादी हैं वो ये बताएंगे कि जो समान जलवायु है उसमें समान सभ्यताएं विकसित होती है, तो ये या फिर जो समान तरह की जलवायु है या समान परिस्थितियां हैं वो समान जीवन शैली को जन्म देती है। इस प्रकार के स्टेटमेंट हमने रेड जेल में भी पढ़ा था, ब्लांस में भी पढ़ा था। तो ये नीतिवादी विचारधारा को इंगित करने वाले स्टेटमेंट है सभी के सभी। तो समान जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो समान जीवन शैली को जन्म देती है, ये रेड जेल का स्टेटमेंट है। तो ये भी असरेशन रीजन में मैंने क्वेश्चन कराया था, तब देखा था आपने। तो एक बार फिर से देख सकते हो क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस के थ्रू याद करने की कोशिश करोगे चीज़ों को तो जल्दी से याद होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, सभ्यताओं के विकास पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया और बताया कि सभ्यताओं का विकास जो है वो उपयुक्त जलवायु में हुआ है। तो पहले जो भी प्राचीन सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी घाटी में विकसित हुई थी। मोहनजोदाड़ो सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता है, और जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, दज्ला फरात जो नदी घाटी है उसमें विकसित हुई। तो इस प्रकार से जो सभ्यताएं हैं वो लगभग सभी नदी घाटियों में विकसित हुई, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं थी और वातावरण भी अच्छा था, उपलब्ध था पानी भी पीने के लिए। तो इस प्रकार से सभी सुविधाओं को देखते हुए ये सभ्यताएं नदी घाटियों में विकसित हुई। तो नेक्स्ट देखते हैं इनका स्टेटमेंट। अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण जलवायु जो है सी एस क्लाइमेट है या सी एफ क्लाइमेट है, सी वाला जो क्षेत्र है वो बता सकते हैं अपने सी एस सी एफ में विकसित हुई लगभग। जो अब का जो यूरोप वाला क्षेत्र है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट है, सभ्यताओं के विकास पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया और बताया कि सभ्यताओं का विकास उपयुक्त जलवायु में हुआ है। नेक्स्ट है, मानव समुदायों ह्यूमन कम्युनिटी और देशों की जीवन शैली की व्याख्या मौसम और जलवायु के अनुसार करी। तो जो जीवन शैली है किसी भी देश की वो किस प्रकार की होगी उस पर मौसम और जलवायु का जो प्रभाव है वो बताया, और उसी के अनुसार इन्होंने जीवन शैली की व्याख्या करी। नेक्स्ट है, वास्तुशिल्पीय एकता आर्किटेक्चरल यूनिटी का प्रतिपादन किया। वास्तुशिल्पीय एकता का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो स्थान है या पर्टिकुलर जो जलवायु है वहाँ पर किस प्रकार के आवास होंगे। जैसे कि शीतोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है वहाँ पर जो अधिवास हैं वो अलग होंगे, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिवास अलग होंगे। जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ के अधिवास हैं वो अस्थायी प्रकार के होंगे, और जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पर भी जो हम देखेंगे अधिवास हैं तो अस्थायी प्रकार के होंगे। तो एक क्या होता है कि जलवायु अगर समान होगी, जलवायु की दशाएं समान होगी, तो वहाँ पर वास्तुशिल्पीय एकता का मतलब होता है कि अधिवासों का जो पैटर्न है या अधिवास जो बनाने की जो शैली है उसमें हमें कहीं ना कहीं समानता मिलेगी। तो ये इनका कहना था। वास्तुशिल्पीय एकता डायरेक्ट शब्द है, उस पर अपने को फोकस करना है, ये पूछा जा सकता है। तो वास्तुशिल्पीय जो एकता है उस पर इन्होंने बल दिया। और इनके स्टेटमेंट और देखते हैं अपने। इनकी जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्होंने बताया कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलापों तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मानवीय भूगोल के बारे में बताते हुए क्या कहा, यही बार बार यही स्टेटमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकृति है या प्राकृतिक भूगोल है उसको अलग से नहीं पढ़ना है, मानव का जो संदर्भ है उसी को लेकर उसका अध्ययन करना बेहतर होगा। और इनका कहना है कि मौसम मनुष्य की अभिवृत्ति और उपलब्धियों को प्रभावित करता है। मौसम जो है उसके अनुसार मनुष्य की जो आदत है या अभिवृत्ति, रुचि कह सकते हैं इसको, रुचि है वो मौसम के अनुसार होगी। इससे पहले भी हमने बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़े थे कि उष्णकटिबंध में रहने वाले लोग हैं उनका स्वभाव कैसे होता है, शीतोष्ण कटिबंध में रहने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं कि ये युद्ध तो नहीं करते पर ये क्या होते हैं, स्फूर्तिवान होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंध वाले होते हैं ये व्यापार में तेज होते हैं। इस प्रकार से वही बात की जलवायु है या जो मौसम है उसका प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन पर देखने को मिलता है, ये इनका स्टेटमेंट था। तो नियतिवादी जो भी विचार हैं उसमें प्रकृति को सर्वोच्च
बताया गया है, यही कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है जितने भी नीतिवादी जो भूगोलविदा पढ़ेंगे हम उनमें। नेक्स्ट देखते हैं एच बैरोज। एच बैरोज या एच बैरोज जो हैं वो भी अमेरिकन मानव भूगोलवेता हैं और मानव पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं। जो मानव पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं एच बैरोज, इमेज देखते हैं इनकी, एच बैरोज, हार्लोन बैरोज। तो इनका योगदान देखते हैं। ह्यूमन इकोलॉजिस्ट हैं ये, मानव पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं। शिकागो विश्वविद्यालय जो है अमेरिका, वहाँ ये प्रोफेसर रहे थे और अमेरिका में ह्यूमन इकोलॉजी का संस्थापक, ह्यूमन इकोलॉजी मानव पारिस्थितिकी का संस्थापक कहा जाता है इनको। और डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आता है, बुक है इनकी ह्यूमन इकोलॉजी, और मानव पारिस्थितिकी समायोजन की अवधारणा प्रस्तुत की थी इन्होंने। मानव पारिस्थितिकी समायोजन, मानव पारिस्थितिकी का क्या मतलब होता है कि मानव का जो वातावरण है उसमें उसका समायोजन किस प्रकार से होगा, मानव का जलवायु से, उसके आर्थिक क्रियाकलापों से। तो इन्होंने मानव को इम्पोर्टेंट बताते हुए उसके बारे में इन्होंने मानव पारिस्थितिकी का कंसेप्ट जो है उसका आविष्कार किया। मानव पारिस्थितिकी की जो टर्मिनोलॉजी है वो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा यूज करी गई, इसको फिर आगे डिटेल में पढ़ लेंगे अपन। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, उसको आप ध्यान रखना कि मानव भूगोल है वो मानव पारिस्थितिकी है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जा सकता है, यूजीसी पूछा गया है, यूजीसी नेट में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, फिर से आ सकता है। तो इन्होंने क्या बताया कि मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल में क्या क्या आ जाएंगे, एग्रीकल्चर आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगी। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के जो भी महत्वपूर्ण घटक हैं उनके बारे में वर्णन करते हुए इन्होंने बताया कि वो मानव पारिस्थितिकी है। तो पारिस्थितिकी तंत्र था, एजे टांसले का था, वो भी हम बायोज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो इन्होंने मानव पारिस्थितिकी बताया मानव भूगोल को, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेरिब्रिंगम को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अध्ययन कीजिए, इसका अच्छे से डिटेल स्टडी कीजिए और एक लिस्ट बनाकर इनको सबको याद करने की कोशिश कीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।